अल्लाह करे कि यूपियों को भी समझ आ जाए कि कितना खुद मुख्तार था पाकिस्तान। उनमें से कोई एक वकील होता, कहता मैं मर्द हूं, मैं रिजवाना के केस के लिए खड़ा होऊंगा बगैर पैसों के। कोई डंडे मार मार के जिन निकाल रहा होता है, कोई आग जला के जिन निकाल रहा होता है, कोई हमारे मुल्क में पीर वीर है ना, इन्होंने भी दिमाग खराब किया हुआ है लोगों का। भागे वे इसलिए कि ये इनको पता है ये चोर है, इनको पता है इन्होंने मुल्क का नुकसान किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। मुबश्शिर साहब, आज मैंने आपसे ना प्रोग्राम में बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है। एक तो आज मेरा अच्छा, दिल भी बड़ा ख़राब है कुछ चीज़ों पर, लेकिन पहले मैं आपसे ज़रा थोड़ा-सा पॉलिटिक्स के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। सर, वैसे आप अपने दिल पर हाथ रखकर सच-सच एक बात बताएँ आज। दिल पे सर हाथ। पीटी सर पीटीआई की गवर्नमेंट में पाकिस्तान ज़्यादा खुद मुख्तार नहीं था, आपके ख़्याल में? पहले तो लफ्जों का तयन कर लें कि आपके नजदीक खुद मुख्तारी क्या होती है। सर, किसी की डिक्टेशन नहीं लेते थे, स्पेशली फॉरेनर्स की। हम्म। जो फैसले खान साहब को लगता था ठीक है, वो करते थे। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, ये तो आपने सही की है। अल्लाह करे कि यूपियों को भी समझ आ जाए कि कितना खुद मुख्तार था पाकिस्तान के। पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट इदारा जो है अफवाज पाकिस्तान के बाद, जो हमारा सिविलियन लाइन ऑफ डिफेंस है, वो स्टेट बैंक है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गिरवी रख दिया आईएमएफ के हाथों, और आईएमएफ का एक छोटा सा मुलाजिम लेके स्टेट बैंक का गवर्नर बना दिया और कह दिया कि ये किसी पाकिस्तानी कानून के अंडर नहीं आता और इसको पकड़ नहीं सकते, चार्ज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। फिर आपका जो असल वजीर खजाना था वो था हफीज शेख। वो वजीर खजाना बेसिकली वो कौन था? अमेरिकन सिटीजन, अमेरिकन नेशनल, आईएमएफ का बंदा। फिर एक बहुत अच्छा बंदा था, हमारा भी दोस्त है, सब कुछ है, वाकिफ है, लेकिन अमेरिकन सिटीजन। वो कौन था? वो आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, मुईद यूसुफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है ना? फिर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट मुशीर था, जो लोगों को अखलाकियात के दर्स देता था और लोगों को तरबियत करता था, वो भी अमेरिकन नेशनल था। और वो कौन था? वो था शहबाज गिल। ठीक है ना? अच्छा, फिर आपने जो एक तरफ तो इकोनॉमी का ये हाल, दूसरी तरफ आपने रिकवर करने थे पैसे सारे, और आपने एहतसाब सेल अपना बनाया। और एहतसाब का जो आपका जस्टिस ऑफ एहतसाब था, वो कौन था? शहजाद अकबर। शहजाद अकबर कौन है? एक ब्रिटिश नेशनल है। ठीक है ना? अच्छा, फिर उसके बाद ऐसा बंदा कि जो आपकी नाक का बाल था, और आपका भी और बुशरा बेगम का भी, और बुशरा बेगम के तो उससे अजीब अजीब किस्म के किस्से भी मशहूर हैं, वो भी ब्रिटिश नेशनल था। वो कौन था? वो जुल्फी बुखारी था। फिर दुबई में मुकीम जो पिंकी पीरनी की बहन थी, मरियम भट्टू, वो अपना सारे वहाँ पे आपके मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह उस सारे चीज़ों में काम करती थी। वो यहाँ पे क्या थी? वो एचएससी की रूए रवां थी, हायर एजुकेशन कमीशन की। अच्छा। तो और अब देखें ना, वो यहाँ की रेजिडेंट भी नहीं और वहाँ की रेजिडेंट। अब आप देख लें कि क्या होता है। मुझे आप अब जरा समझाएं खुद कि मुख्तार। गैर आज़ादी आपकी कितनी हो सकती थी, और खुद मुख्तारी। अब मैं ये अली जैदी वगैरह पे मैं नहीं आ रहा, क्योंकि वो कह सकता है कि शायद मैंने तो जी अपनी पासपोर्ट छोड़ दिया था। पासपोर्ट छोड़ दिया था, ग्रीन कार्ड तो नहीं छोड़ा था, नेशनलिटी तो नहीं छोड़ी थी। इसी तरह फैसल वाडा, वो फॉरेन नेशनल था। वो अपना ड्यूप करता रहा, धोखा दे के काम करता रहा लोगों को। ये खुद मुख्तारी थी फॉरेनर्स से, अमेरिका से, बर्तानिया से, साम्राज्य से। अब आप लोग खुद फैसला कर लें। सर, अच्छा, ये जो अभी सहाफ़ियों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इतने सारे अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, उनमें से बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे थे जिन्होंने अवार्ड लेने से इनकार ही कर दिया। सर, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? आपको क्या लगता है, सही मिले अवार्ड जिनको मिलने चाहिए थे और जिन्होंने वापस किए, क्या ये सही था? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि देखिए 2009 में मुझे मिला था सदारती अवार्ड, प्रेसिडेंशियल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा। और मुझे मिला था पीपल्स पार्टी की हुकूमत में। मैं पीपल्स पार्टी का बड़ा मुखालिफ था। तो जब मैं अवार्ड ले रहा था, तो मैंने लेने से पहले उनको कहा था कि जी मैं पीपल्स पार्टी की मुखालफत नहीं खत्म करूंगा। उन्होंने कहा आपको कह कौन रहा है? आपको ये कहा किसने कि आप हमारी मुखालफत ना करें? आप प्लीज दूसरी साइड पे रहिएगा, हमारी तरफ ना आइएगा। तो उन्होंने कर दिया। लेकिन ये जो मैंने अवार्ड लिस्ट देखी है ना, और मैं कई सालों से देख रहा हूँ एक्चुअली, तो जी। मुझे इसमें कुछ कमजोरियां नजर आ रही हैं। मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्यों, जो लोग कहते हैं ना थिंकर्स, के डार्क है। तो जो प्रेसिडेंशियल प्राइड परफॉर्मेंस या सदारती तमगे हैं आपके, चाहे उस्तारा इम्तियाज हो, चाहे तमगा इम्तियाज हो, जब आप इनकी फहरिस्त उठाते हैं,
तो आप देखते हैं कि इनमें कौन है, मसलन एक भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं है, जो एक भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जिसने अजनास या सब्जियों की फी एकड़ पैदावार में इजाफा करने का कोई तरीका दरियाफ्त किया हो कि जी हमारे साथ वही ज़मीन है इंडिया की, उनका 1 एकड़ कितनी ग्रोथ करता है और हमारा 1 एकड़ कितनी ग्रोथ करता है। कोई भी एक ऐसा पानी वाला माहिर नहीं, जिसने बारिश और सैलाब के पानी को इस्तेमाल करने का कोई नया तरीका बता दिया हो या कोई रिज़र्व्स बनाने के कोई तरीके बताए हों, जो हमारे फ्यूचर है, हमारी लाइफ़ है। कोई एक भी डॉक्टर जिसने कोई ज़रई या इंसानी या हैवानी बीमारी के इलाज की कोई दवाई इजाद की हो। कोई एक ऐसा इंजीनियर जिसने तामीराती, तिब्बी या कीमियाई शोबे में कोई नई इजाद की हो। कोई भी एक मईशत दान जिसने कर्ज़ों की मईशत के दलदल से निकालने का कोई तरीका बताया हो। कोई भी ऐसा मुस्लिम स्कॉलर जिसने सूदी निज़ाम से, यानी सूदी निज़ाम के हम खिलाफ तो बात करते हैं, तो उ उनसे बचने के लिए कोई हमें लाए-अमल दिया हो, एक स्ट्रीट मैप दिया हो, रोड मैप दिया हो। यानी अब हमारे अवार्ड्स जो हैं वो गुलकारों को, भांडों को, अदाकारों को, इनको ही मिलनी है ना। तो बेसिकली तो ये कह तो रिजाल है, जो प्रेज़िडेंशियल प्राइड परफॉर्मेंस आपने दिया, बेसिकली ये शो कर रहा है कि आपके मुल्क में टैलेंट की वाक़ई कमी हो गई है। आपके मुल्क में एजुकेशन की कमी है, आपके मुल्क में साइंसेज़ की कमी है, तरक्की की कमी है। और आप नाम नेहाद अवार्ड्स दे के आप एक तकरीब को सजा लेते हैं और खाने के मेन्यू पे सोचते रहते हैं कि खाना क्या होगा इसके। सर, वैसे आपको इलेक्शंस के हवाले से क्या लग रहा है कि कब होंगे इलेक्शंस? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल की तरफ से दरख्वास्त दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 90 दिनों में इलेक्शंस करवाने का हुक्म दे। आपको क्या लगता है 14 मई के फैसले के बाद अब जस्टिस बंदियाल साहब कुछ बात करेंगे, मुदाखलत करेंगे? नहीं, वो हो नहीं सकता ना, अब 90 दिन में हो नहीं सकते इलेक्शन। ये रद्द हो जाएगी एप्लीकेशन जो है। और ये आप आबिद ज़ुबैरी साहब की ख्वाहिशात तो हैं, लेकिन ये है कि वो सीने में लेके वो अक्टूबर में रिटायर हो जाएँगे, क्योंकि उनकी जगह कोई और नया प्रेज़िडेंट बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का और नए ओहदेदारान आ जाएँगे। क्योंकि देखें, असेंबली ने फैसला कर लिया है कि डीलिमिटेशन होनी है, सेंसस होना है। तो ये सारे अमल में 5 से 6 महीने तो लगेंगे मिनिमम, और फिर उसके बाद कहीं इलेक्शन होना है जाके। तो 90 दिन वाली बातें करना, ये लोगों का टाइम वेस्ट करना है। काश सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनमें से कोई एक वकील होता, कहता मैं मर्द हूँ, मैं रिज़वाना के केस के लिए खड़ा होऊँगा बगैर पैसों के और मैं उसको इंसाफ दिलाऊँगा बच्ची को, इस जज के अपना जो ज़हरीले हाथ हैं उनसे, इस जजनी के जो ज़हरीले हाथ हैं और इसके जो डंग हैं उनसे दिलाऊँगा। ये लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं है, ये अपनी-अपनी पीढ़ियाँ खड़ी करने के लिए है, क्योंकि जो आता है यहाँ पे फिर वो करोड़ों रुपए के केसेस करता है, अरबों रुपए बना लेता है। जब 10-10 करोड़, 15-15 करोड़ एक इलेक्शन पे लगेगा, तो उसके बाद उन्होंने पैसे भी कमाने हैं। तो सब मैं आबिद ज़ुबैरी साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये 90 दिन की जो है ना स्टूपिड किस्म की बातें करना छोड़ दें, क्योंकि ये बात होनी ही नहीं। जब जब पहले सेंसस होने हैं, फिर डीलिमिटेशन होनी है, तो कैसे 90 दिन में हो जाएगा इंतखाब? 1 महीना लगता है कम से कम बैलेट पेपर्स के छपने का, फिर उनके जाने का, फिर कैंपेन का महीना या 40 दिन देने होंगे। तो कौन से 90 दिन? आप आएँ और मैं आपको कहूँगा कि रिज़वाना का केस टेक अप करें और उस सही बच्ची बात को इंसाफ दिलवाएँ। मैं समझूँगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वाक़ई अपनी एक्जिस्टेंस को साबित किया है, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई ऐसा केस नहीं किया, एक केस या एक स्टैंड नहीं लिया, जो पाकिस्तानी अवाम को कहीं से सुःख पहुँचाता हो। सही बात है। सर, अभी तो रिज़वाना वाला जो केस है वो भी हल नहीं हुआ था, उसको इंसाफ नहीं मिला था। आज मैंने एक और उसी तरह की खबर पढ़ ली। मेरा तो तब से बड़ा दिल खराब है। सर, रानीपुर में घरेलू तशद्दुद से 10 साल की बच्ची, वो किसी पीर की हवेली में काम करती थी। सर, उसकी डेथ हुई है, बदतरीन उस पे भी तशद्दुद किया गया और उसके माँ-बाप को ये कहा गया उसके पेट में दर्द था और उससे उसकी डेथ हो गई। सर, ये किस किस्म के लोग हैं? ये क्या 10 जानवर साल हैं? की मतलब बच्ची जो अल्लाह होती है माफ़ ना, करे। ये जानवर ही हैं, ये खबीस जानवर हैं। सर, अ, जानवर भी वैसे ऐसे नहीं करता ये ऑनेस्टली। आपको मैं एक बात बताऊँ कि ये जो सो कॉल्ड हमारे मुल्क में पीर-वीर है ना, इन्होंने भी दिमाग खराब किया हुआ है लोगों का। कोई डंडे मार-मार के जिन निकाल रहा होता है, कोई आग जला के जिन निकाल रहा होता है, कोई बकरे लेके जिन निकाल रहा होता है, और हर एक के ऊपर जिन होता है, हर एक के ऊपर काला जादू होता है, हर एक के ऊपर कोई अमल होता है, हर एक की जो मियाँ है ना किसी औरत का, उसके ऊपर कोई डोरे डाल रहा होता है। पागल बने हुए हैं, तोहम परस्त हम लोग हैं, हमने मेहनत नहीं करनी, हिलना नहीं है
और हम सिर्फ जो है ना, हम कभी-कभी करते हैं ना एस्ट्रोलॉजी पे प्रोग्राम, तो मैं तो करता हूँ फन टाइम के लिए, कि एक अपना इंसान का चलो डिफरेंट हो जाता है, लाइट मूड में कोई ऐसा प्रोग्राम करे, और लोग इतनी सीरियसली ले रहे होते हैं, इतनी सीरियसली ले रहे होते हैं, तो उसे पता चलता है कि तोहम परस्ती हमारे मुल्क में कितनी ज़्यादा जो है वो रच बस गई है। और ये मैं आपको बताऊं, ऐसी पता नहीं कितनी बच्चियों और बच्चों के साथ होना है महावेश, जब तक एक जलील आदमी को जो ये करता है, उसको सही जब तक बात। चौक चौराहे पे नहीं टांगा जाएगा, उसकी लाश को गिद्धों और कुत्तों के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, और जब तक उसकी हड्डियां नहीं गल जाएंगी वहां पे, कि लोगों के लिए इबरत का निशान बने, पूरी दुनिया दिखाए कि हम चाइल्ड मोलेस्टर के साथ या औरत के रेपिस्ट के साथ हम करते क्या हैं, तब जाके इन लोगों की तबीयत भी ठीक होगी, इनका जहनी इंतशार भी खत्म हो जाएगा, इनकी बेचैनियां भी ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल इनका ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सही दो बात। ऐसी फांसियां लग गई तो सर, तो नहीं सर, मेरा तो उस खबर के बाद से ना ऐसा ठीक दिमाग है। खराब हुआ हुआ है, मुझे असल समझ में नहीं आ रही। कोई भी माँ बाप जो हों जिनकी बेटी हो खास तौर पे, वो तो कांप जाएंगे, हम्म। और ये एक फितरी बात है, और सर, हमें बात बेटी की भी नहीं है, बात इंसान की होने की है। मतलब आप दैट किसी आई इंसान के ऊपर कैसे ऐसे इतना जुल्म कर सकते हैं? दैट आई एग्री, लेकिन आप देखिएगा कि इस खबर का असर ये होना है कि आज भी किसी रेस्टोरेंट में जगह नहीं मिली होनी किसी को, और लोगों को वेट करना पड़ेगा। इस मुल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह के 10 लोग भी मर जाएं तो। हजारा जी। वाले जो थे, उन बेचारों को बेदर्दी से नब्बे नब्बे लोगों को शहीद कर दिया। वो क्वेटा में सर्दी में ठिठुरती हुई रातों को अपने प्यारों की लाशें लेकर उनके साथ बैठे रहे, कि खानदान के कितने कितने फर्द थे। हमारी शादियां नहीं डिले हुई, हमारे रेस्टोरेंट जो हैं वो नहीं कम हुए उनपे। एपीएस का वाकया हुआ था, इतना दिल खराश वाकया कि फिरौन की सुन्नत याद आ गई। वो बच्चों को मारता था एपीएस कॉलेज स्कूल में जाके, जिस तरह से दहशतगर्दों ने बच्चों को कत्लेआम किया हुँ, था। हुँ। और मुझे याद है कि वो पीक शादी का सीजन था, और तब भी इनविटेशंस आ रहे थे। मैं तो शादियों पे नहीं गया, अपनी रिलेटिव्स की शादियों पे नहीं गया, तो वो माइंड कर रहे थे। मैंने कहा यार करना ही है, अगर तुम्हारी मजबूरी है कि चलो तुमने फंक्शन अनाउंस किया हुआ है, तो घर वाले जाएं और सादगी से अपना लड़की को रुखसत करके ले आएं, बाद में महीने सही के बाद बात। फंक्शन वगैरह कर लेना। लेकिन नहीं माविश, हमारा नहीं होता। पत्थर दिल हो चुके हैं हम लोग, हमें नहीं सही फर्क बात। पड़ता जब तक हमारे खुदा ना खास्ता अपने साथ ना हो, हुँ, हमें जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें नहीं फ़र्क पड़ता, सही कहा। सर, मुराद सईद, अली अमीन, हम्माद अज़हर, फ़ारूक हबीब और इसके अलावा तकरीबन 22 पीटीआई रहनुमा ऐसे हैं जिनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। सर, कहाँ पर हैं ये सब लोग? कानून के सामने क्यों नहीं आ रहे? डर क्यों रहे हैं? सुभान अल्लाह, ये मुझे पता हो तो मैं भी अंदर जो जाऊं, मैं भी उस लिस्ट में आ जाऊं, और मैं मेरे पास तो छुपने की भी जगह नहीं है कोई। नहीं, अपना बात यह है कि देखें, कानून की गिरफ्त में इसलिए नहीं आना चाह रहे कि, और भागे हुए इसलिए हैं कि ये इनको पता है ये चोर है, इनको पता है इन्होंने मुल्क का नुकसान किया है, इनको पता है इन्होंने मुल्क का कानून तोड़ा है, इनको पता है इन्होंने मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, इनको पता है इन्होंने मुल्क की सालमियत और सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाया है, और इनको पता है कि 9 मई जो है वो हमारे लिए सितंबर 11 से मुशाबियत रखता है। अब सवाल ये पैदा होता है, जब ये पकड़े जाएंगे एक एक करके, जैसे हसन न्याजी पकड़ा गया, तो इनके भी करतूत ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करो। सर, पंजाब और केपी हुकूमत जो है वो निगरान हुकूमत की तैनाती पर एहतजाज कर थी, लेकिन अब तहरीक इंसाफ अनवारुल हक काकर साहब को खत लिखकर मुबारकबाद पेश करी है। तो सर, आपको क्या लगता है, कोई डील करने की कोशिश है? नहीं, तहरीक इंसाफ पहले हमेशा तारीफें करती है, और बाद में उनको याद आता है कि नहीं नहीं, हमने तो ये मुझे करना पता था। था आप यही हाँ, कहेंगे। क्योंकि वो करते ही हैं। लेकिन निगरान हुकूमत के हवाले से भी एक बात बता दूं, आज जब मुझे खबर मिली थी, मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी फलां फाइनेंस मिनिस्टर है, फलां इंटीरियर मिनिस्टर, फलां ये, तो वो मुझे कहने लगे कि यार ये देखो कैसी चॉइस है। मैंने कहा यार, जो भी चॉइस आएगी, अगर वो हम नहीं जानते होंगे, हमारा दोस्त नहीं होगा, तो हमारा यही बात होनी, ये कैसी चॉइस है। जो पहले जितना अच्छा करके गए हैं, ये कौन सा उनसे ज्यादा खराब होंगे। सर, तहरीक इंसाफ के सियासी हलकों में एक तासुर ये भी पाया जा रहा है कि खान साहब लंबे अरसे तक जेल में इस वजह से रहेंगे क्योंकि उनके वकील उनके साथ मुखलिस नहीं है और वो सिर्फ अपने नंबर बढ़ा रहे हैं। सर, आपको ऐसा लगता है? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, उसके वकील एक तो मुखलिस भी नहीं और नालायक भी हैं, हम्म। दोनों हैं। इसमें तो कोई ढकी बात ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा वकील तो पहले याद करें, वो भैंसा था, बदशक्ल भैंसा, और भैंसे का भाई भी था। और उसके बाद वो हामिद खान वगैरह, ये सारे अपना कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं यार, ये फौजदारी के वकील ही नहीं है। आप इनको जो मर्जी कहें,
और वो ख्वाजा साहब की बात करें, ख्वाजा हारिस साहब की, तो वो नवाज शरीफ को भी जेल भेज के उन्होंने सांस लिया था, इमरान को भी जेल भेज के सांस लिया। अब यहाँ पे आप मुझे बताएं अगला किसको आप जेल भेजने चाहती हैं? मैं ख्वाजा हारिस को उनका वकील बनवा देता हूँ। सर, जस्टिस बाबर सत्तार ने आज शहरयार अफरीदी साहब की रिहाई का हुक्म दिया और साथ ही डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का नोटिस भी जारी कर दिया। तो सर, पीटीआई वाले पहले इन जज के खिलाफ ट्रेंड चलवाते थे, लेकिन अब उनकी तारीफें कर रहे हैं। तो ये पीटीआई वाले तो अब्दुल मुनाफिकीन हैं ना यार, उनका क्या? उनको तो हर हाल में उन्होंने काले को गोरा, गोरे को काला कहना है, जब उनको जस्टिफाई कर रहा है, उनके मतलब के लिए। सर, कल जो हम बात कर रहे थे इरफान साहब की, जो पीसीबी ने एक वीडियो लगाई थी, तो उसपे वसीम अकरम साहब ने कहा है पीसीबी से कि वो माफ़ी मांगें और वीडियो डिलीट करें। वो कहते हैं कि जो भी है, जो बात आप भी कर रहे थे, कि जो भी है इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन खान साहब की जो क्रिकेट के लिए खिदमात है उनको भुलाया नहीं जा सकता। असल में माविश हम लोग ना पर्सपेक्टिव भूल जाते हैं। फर्ज करें आप मुझे आपकी कई बातों से इख्तलाफ हो, फर्ज करें, और आप मुझे कोई नेकी की बात कर रही हो, अच्छी बात कर रही हो, तो मैं उसको कहूँ कि नहीं नहीं ये माविश ने कहा है तो मैं उसको नहीं अपना मैं मानता, तो वो गलत है। हजरत अली ने भी ये कहा था कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, ठीक है ना? तो वो जो है इसलिए आप जो है ना वो इमरान खान को उसकी सियासत की जितनी बुराई करनी है आप करें। आप क्रिकेट के ऊपर तो उसके ऊपर कोई उँगली नहीं उठा सकते और उसकी खिदमत को नहीं छोड़ सकते। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह।